गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। स्वागत है। आज हम बिजनेस से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प और कभी-कभी डरावनी पहेली पर बात करने वाले हैं। वो ये कि कोई कंपनी कागज पर तो करोड़ों का मुनाफा कमा रही है, लेकिन फिर भी अचानक दिवालिया कैसे हो जाती है? हाँ, ये सवाल लगभग हर बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा धोखा है। ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है और फिर अचानक बिजनेस बंद। बिल्कुल। और इसका जवाब अक्सर दो बहुत ही कह सकते बोरिंग लगने वाले दस्तावेजों में छिपा होता है। हाँ, सुनने में बोरिंग, लेकिन असल में ये किसी भी कंपनी की धड़कन की तरह है। और वो है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट और कैश बजट। तो आज हम इन्हीं की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बजट से। ये असल में होता क्या है? सिर्फ खर्चों की एक लिस्ट तो नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिस्ट से कहीं ज्यादा है ये। इसे एक रेसिपी की तरह समझिए। मतलब अगर आप एक केक बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितना मैदा लगेगा, कितनी चीनी। अच्छा। प्रोडक्शन बजट वही रेसिपी है, पर बिजनेस के लिए। और ये सिर्फ लागत का हिसाब नहीं है, ये असल में कंपनी की पहचान का एक आईना है। पहचान का आईना? ये तो दिलचस्प है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, एक फास्ट फैशन ब्रांड है जो हर हफ्ते नए डिजाइन बनाता है। उसका प्रोडक्शन बजट सोचिए। बहुत तेजी से और कम लागत में बनाने पर जोर होगा। बिल्कुल। और अब एक लग्जरी कार कंपनी के बारे में सोचिए। उसका लक्ष्य है बेहतरीन क्वालिटी, भले ही लागत ज्यादा हो। तो ये बजट सिर्फ नंबर नहीं है, ये बताते हैं कि कंपनी के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, स्पीड या परफेक्शन। वाह, मैंने इसे कभी इस नजरिए से नहीं देखा था। तो ये एक तरह का स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट भी है। तो फिर इस रेसिपी की मुख्य सामग्री क्या क्या है? हमारे सोर्सेज से 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। हाँ, 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है प्रत्यक्ष सामग्री, यानी डायरेक्ट मटेरियल। ये तो आसान है। कार के लिए स्टील, शर्ट के लिए कपड़ा। हाँ, वो कच्चा माल जो सीधे प्रोडक्ट में दिखता है, लगता है। दूसरा है प्रत्यक्ष श्रम, यानी डायरेक्ट लेबर। यानी वो मजदूर जो सीधे उस सामान को अपने हाथों से बना रहे हैं। सही। जैसे मशीन चलाने वाला ऑपरेटर या फिर दर्जी। इन दोनों को कैलकुलेट करना भी काफी सीधा है। कितनी सामग्री लगी, कितने घंटे काम हुआ, उसे उसकी लागत से गुणा कर दीजिए। लेकिन अब आता है तीसरा और सबसे मुश्किल हिस्सा। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। और यहीं पर ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये अदृश्य लागतें हैं, जैसे फैक्ट्री का किराया, बिजली का बिल, मशीनों की मरम्मत। हाँ। आप ये कैसे तय करेंगे कि एक शॉट को बनाने में कितने रुपए का किराया लगा? ये तो नामुमकिन सा लगता है। और ये फंसाता ही इसलिए है क्योंकि ये अदृश्य है। मतलब कपड़े का थान तो दिखता है, लेकिन उस सिलाई मशीन की उम्र जो हर शर्ट के साथ थोड़ी कम हो रही है, वो नहीं दिखती। अगर आपने इस घिसावट के खर्च को नजरअंदाज कर दिया तो 5 साल बाद जब नई मशीन खरीदनी पड़ेगी तो पैसे कहां से आएंगे? तो जो मुनाफा दिख रहा था वो असल में मुनाफा था ही नहीं, वो बस एक भ्रम था। बिल्कुल। तो इन तीनों को मिला के हमें कुल उत्पादन लागत मिलती है। हमारे सोर्स में एक उदाहरण भी है। मान लीजिए कंपनी 5000 यूनिट बना रही है। ठीक है। सामग्री पर लगे 2 लाख रुपए।
मजदूरी पर लगे 1 लाख रुपए और सारे ओवरहेड मिलाकर हुए 50,000 रुपए। तो कुल हो गए 3.5 लाख। हाँ, 3,50,000 रुपए। लेकिन ये एक बड़ा नंबर है। एक बिजनेस मालिक के लिए इसका असल मतलब क्या है? मैं इससे अपने प्रोडक्ट की कीमत कैसे तय करूं? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर इस बजट की असली शक्ति सामने आती है। आप इस कुल लागत को यानी 3.5 लाख को बनाई गई यूनिट्स की संख्या से भाग देते हैं। यानी 5,000 से? हाँ, तो 3.5 लाख को 5,000 से भाग देने पर आता है 70 रुपए। 70 रुपए। और ये 70 रुपए ही वो जादुई नंबर है। इसे कहते हैं प्रति यूनिट लागत या कॉस्ट पर यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को अपना प्रोडक्ट हर हाल में 70 रुपए से ज्यादा में बेचना होगा। बिल्कुल, वरना वो हर एक पीस पर पैसे गंवा रही है। ये एक तरह से बिजनेस का ब्रेकिंग पॉइंट है। पर इसकी एक सीमा है और वो ये कि ये सब अनुमानों पर आधारित है। अगर अचानक स्टील के दाम बढ़ गए या बिजली महंगी होगी तो पूरा हिसाब बिगड़ सकता है। सही। तो सिर्फ बजट बनाना काफी नहीं है, उसे असल खर्चों से मिलाते रहना भी जरूरी है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि एक प्रोडक्ट बनाने की सही लागत कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 70 रुपए। अब कंपनी ने उसे 100 रुपए में बेच भी दिया। कागज पर तो सीधा 30 रुपए का मुनाफा। हाँ, कागज पर तो सब बढ़िया लग रहा है। तो सब कुछ तो ठीक है फिर? नहीं, यही कहानी पलट जाती है। सवाल ये है कि क्या वो 100 रुपए तुरंत कंपनी की जेब में आ गए? अच्छा। या ग्राहक ने कहा भाई साहब पेमेंट 3 महीने बाद मिलेगी। और यहीं से हम प्रोडक्शन की दुनिया से निकलकर कैश की असल दुनिया में कदम रखते हैं और बात करते हैं कैश बजट की। और यहीं आकर हमारी शुरुआती पहेली का राज खुलना शुरू होता है। कैश बजट क्या है? मैं इसे बिजनेस का कह सकता हूँ फ्यूल गेज। अरे वाह, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। ये बिल्कुल एक फ्यूल गेज ही है। ये बताता है कि गाड़ी में पेट्रोल कितना बचा है। हाँ, भले ही डेस्टिनेशन बहुत शानदार क्यों ना हो, एक कंपनी कागज पर मुनाफे में हो सकती है, लेकिन अगर उसके पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने या कच्चा माल खरीदने के लिए कैश नहीं है तो वो दिवालिया है। मुनाफा एक राय है, कैश एक हकीकत है। मुझे एक स्टार्टअप की कहानी याद आ रही है। बताइए। उन्होंने एक शानदार सॉफ्टवेयर बनाया। उनकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी कंट्रोल में थी। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को क्लाइंट बनाया। कागज पर तो वो लाखों के मुनाफे में थे। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सोची। उनके सभी बड़े क्लाइंट्स 90 से 120 दिन बाद पेमेंट करते थे। ओह। नतीजा, 3 महीने तक उनके पास अपनी टीम को सैलरी देने के पैसे नहीं थे। बिजनेस फेल हो गया, जबकि वो मुनाफे में था। ये कैश बजट की ताकत का एक कड़वा सबक है। ये तो डरावना है। तो एक कंपनी इस कैश के जाल से बचने के लिए क्या करती है? मतलब ये कैश बजट बनता कैसे है? इसका सिद्धांत बहुत सरल है। अब बस ये देखते हैं कि एक तय समय में, मान लीजिए 1 महीने में, कितना कैश अंदर आया और कितना बाहर गया। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। हाँ, कैश अंदर आने को कहते हैं नकद प्राप्तियां या कैश रिसीट्स। जैसे आपने कोई सामान नकद में बेचा या किसी पुराने ग्राहक ने अपना उधार चुकाया। और कैश बाहर जाना हो गया नकद भुगतान, कैश पेमेंट्स, सप्लायर को पेमेंट, वेतन, किराया। बिल्कुल। अब महीने के अंत में आपके पास कितना कैश बचेगा? इसका फॉर्मूला है महीने की शुरुआत में कितना कैश था, जिसे हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। ठीक है। उसमें जोड़ दीजिए कि महीने में कुल कितना कैश आया और उसमें से घटा दीजिए कि कुल कितना कैश गया। तो जो बचेगा वो है क्लोजिंग बैलेंस या अंतिम शेष। सही। सोर्स में इसका भी एक उदाहरण है। मान लीजिए महीने की शुरुआत में कंपनी के पास थे 50,000 रुपए। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। और महीने में नकद बिक्री और कलेक्शन से 2 लाख रुपए आए। ये हो गई प्राप्तियां। और उसी महीने वेतन, किराया और सप्लायर्स को देने में 1,60,000 रुपए चले गए। ये हो गए भुगतान जी। तो गणित सीधा है। 50,000 प्लस 2 लाख, जो वे 2.5 लाख। 2.5 लाख। और उसमें से 1,60,000 गए, तो अंत में बचे 90,000 रुपए। ये एक अच्छी स्थिति है। मतलब बिजनेस के पास पर्याप्त कैश है। लेकिन सोचिए अगर भुगतान 2,20,000 रुपए का होता तो 50,000 प्लस 2 लाख, 2,20,000, नतीजा होता -30,000। -30,000। ये तो खतरे की घंटी है। मतलब महीने के अंत में कंपनी पर उधार चढ़ जाएगा, सिर्फ अपने रोज के बिल चुकाने के लिए। और यही कैश बजट का जादू है। ये आपको आने वाले संकट के बारे में पहले से बता देता है। अगर आपको पता है कि अगले महीने कैश की कमी होने वाली है, तो आप पहले से ही बैंक से लोन की बात कर सकते हैं। या अपने ग्राहकों को फोन कर सकते हैं कि भाई पैसा भेजो। बिल्कुल, आप तैयारी के साथ संकट का सामना करते हैं, अचानक सदमे में नहीं आते। तो अब मुझे इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ नजर आ रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट
बजट इस पर ध्यान देता है कि हम अपना काम कितनी कुशलता से, मतलब कितनी एफिशिएंसी से कर रहे हैं। हाँ, वो आंतरिक दक्षता के बारे में है। जबकि कैश बजट इस पर ध्यान देता है कि क्या हम जिंदा रह पाएंगे, क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्या हमारे पास कल का किराया देने के लिए पैसे होंगे। ये सर्वाइवल के बारे में है। बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट सबसे कम दाम पर बना सकते हैं, पर अगर आपके ग्राहक समय पर पेमेंट नहीं करते तो आपका कैश बजट बिगड़ जाएगा और बिजनेस ठप। बिल्कुल। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अच्छा, हो सकता है आपके पास बैंक में बहुत सारा कैश पड़ा हो, लेकिन अगर आपकी हर चीज बनाने की लागत उसकी बिक्री की कीमत से ज्यादा है, तो आप हर बिक्री पर पैसा गंवा रहे हैं। वो कैश भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो एक सफल व्यवसाय के लिए दोनों में संतुलन होना बेहद जरूरी है। हाँ, एक लागत का प्रबंधन करता है, दूसरा नकदी का। दोनों मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि बिजनेस न केवल कागज पर बल्कि असलियत में भी स्वस्थ रहे। और यहीं आकर हमारी शुरुआती पहेली सुलझ जाती है कि एक कंपनी मुनाफे में होकर भी दिवालिया क्यों हो जाती है, क्योंकि वो अपना प्रोडक्शन बजट तो देखती है लेकिन कैश बजट को नजरअंदाज कर देती है। तो इन नोट से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि बिजनेस में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। मुनाफे के आंकड़े आपको कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा बताते हैं। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक और भी दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। हमने प्लानिंग की बात की, नियंत्रण की बात की, लेकिन क्या हो जब बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे? तेजी से बढ़ना तो अच्छी बात है ना? हाँ, पर यही बिजनेस का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सोचिए, एक छोटी कंपनी को अचानक उसकी क्षमता से 10 गुना बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। ये तो एक बहुत बड़ी जीत लगती है। बिल्कुल, ये तो जश्न की बात है। लेकिन क्या वही बड़ा ऑर्डर उसे दिवालिया कर सकता है? ये सोचने वाली बात है कि कैसे सफलता या बिजनेस का बढ़ना ही अगर सही से मैनेज न किया जाए तो उसके कैश फ्लो के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। हाँ, उस बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो कच्चा माल और मजदूरी पर आज खर्च करना होगा और उस ऑर्डर का पैसा जो शायद महीनों बाद मिलेगा, उसके बीच का जो अंतर है, वही अंतर अक्सर कंपनियों को ले डूबता है। बिल्कुल,